साल 2002 गुजरात में दंगे हुए थे। कुछ साल बीते, जिन्होंने अपनों को खोया था उनके मन में इसकी टीस थी, गम था। इधर साल 2001 में लगे प्रतिबंध के बाद सिमी ने एक नए संगठन का नाम और नकाब पहन लिया था। अब सिमी इंडियन मुजाहिदीन के में तब्दील हो चुका था। लश्कर तैयबा और मुजाहिदीन का इरादा किसी बात के बदले का था। साल 2006 जुलाई का महीना। मुंबई के पश्चिम रेलवे में लोकल ट्रेनों की कुल 4 लाइनें हैं। अप और डाउन की 2 लाइनें तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए और इसी तरह 2 लाइनें धीमी रफ्तार वाली ट्रेनों के लिए। कुछ लोग हैं जिन्होंने महीने भर से ज़्यादा वक्त तक इन ट्रेनों की रेकी की है, जिन्हें पता है कि मुंबई की ज़्यादातर लोकल ट्रेनें टाइम पर चलती हैं। लोकल ट्रेन लेट ना हो इसलिए कभी कभी राजधानी जैसी गाड़ियों को भी रोक कर लोकल को निकाला जाता है। ये ट्रेनें मुंबई की लाइफलाइन है। नौकरी पेशा लोग घर और ऑफिस इन्हीं से आते जाते हैं। उन लोगों को ये भी पता है कि कौन सी ट्रेन कब और किस स्टेशन से रवाना होती है। शाम 6 बजे के बाद का वक्त भी इसीलिए चुना गया क्योंकि इस वक्त बोगियों में भीड़ ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा भीड़ उतनी ही ज़्यादा उन्हें शाबाशी मिलने वाली है। शाम 6:23 पर पहला धमाका होता है और एक के बाद एक 7 अलग अलग ट्रेनों में टाइमर की टिक टिक बंद होते ही आरडीएक्स भरे कुकर फट जाते हैं। भारत में पहली बार था जब हिंदुस्तानियों को लहू बहाने के लिए कुकर बम का इस्तेमाल किया गया था। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख को भारत के इतिहास में दर्ज कहानियां। आज 11 जुलाई है और आज की तारीख का संबंध मुंबई में ट्रेनों पर हुए आतंकी हमले से है। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. शुरुआत से पहले आपको बता दें, इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% डिस्काउंट। इसके लिए आपको यूज़ करना है LT50 कोड। इस ऐप पर आपको मिलेंगी जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ, ढेरों उपन्यास और कई तरह की ऑडियो बुक्स। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध है। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक देख सकते हैं। साजिश कहाँ हुई? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर ज़िला है। मार्च 2006 में लश्कर तैयबा के आज़म चीमा के बहावलपुर स्थित घर में प्लान बना। सिमी और लश्कर के 2 गुटों के बीच दोनों गुटों के चीफ ने मिलकर तय किया कि आज़म चीमा की देखरेख में लड़कों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद करीब 50 लड़के ट्रेनिंग के लिए भेजे गए। इन्हीं में से एक जो बम धमाकों में शामिल था, उसने एक भारतीय न्यूज़ मीडिया को इंटरव्यू में बताया, मुझे कराची भेजा गया। सबसे पहले हम इस्लामाबाद गए। वहाँ एक दिन रुकने के बाद हम मुजफ्फराबाद पहुँचे। वहाँ पहाड़ के ऊपर उम्मुल कुरा नाम का कैंप था, जहाँ दौरे आम नाम का एक कोर्स कराया जाता है। वहाँ पाकिस्तानी लड़के भी ट्रेनिंग कर रहे थे। हमें उनसे अलग रखा गया। कहा गया कि पूछने पर यही बताना कि कराची से हो, ये ना कहना कि तुम सब इंडियन हो। उस कम वक्त की ट्रेनिंग में हमें AK-47 की ट्रेनिंग दी गई। लाइट मशीन गन का डेमो दिया गया। एक्सप्लोजिव के बारे में भी हल्की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन इसके बाद मई 2006 में बहावलपुर में हमें दोबारा ट्रेनिंग दी गई। तब हमें एक्सप्लोजिव के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली। C3, C4, TNT वगैरह के बारे में बताया गया। हमसे छोटे छोटे बम बनवाकर ब्लास्ट करवाए गए। इसके अलावा डेटोनेटर, टाइमर, स्विच वगैरह के बारे में भी बताया गया। जुलाई में जब बम धमाके हुए उसके बाद ATS ने जांच की थी। ATS के मुताबिक धमाके करने वालों में से एक फैजल शेख 2002-2004 में आतंक का पाठ सीखने पाकिस्तान गया था। उस वक्त उससे कहा गया था कि वो भारत से और लड़के भेजे। इसके बाद फैजल ने पहले अपने भाई मुजम्मिल को भेजा। कैंप में अबू मुजम्मिल और 26/11 के मास्टरमाइंड जकी उर रहमान उर्फ लखवी जैसे कमांडर आया करते थे। फैसल के बाद डॉक्टर तनवीर, सुहेल मोहम्मद शेख, ज़मीर रहमान शेख, मोहम्मद अली और कमाल अंसारी को ट्रेनिंग के लिए बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया। बॉर्डर क्रॉस कराने में उनकी मदद की मोहम्मद साजिद नाम के आदमी ने। ट्रेनिंग के बाद इन्हीं 6 लोगों को बम ब्लास्ट करने का जिम्मा दिया जाना था। मुंबई में कुकर बम तैयार किए गए। ट्रेनिंग लेने के बाद ये सभी पाकिस्तान से वापस आ गए। ATS ने मुकदमे के दौरान कोर्ट को बताया था कि मोहम्मद माजिद नाम का आदमी इन 6 लोगों को बांग्लादेश के रास्ते मुंबई लाया था, जबकि कमाल अंसारी अपने साथ 3 पाकिस्तानियों को भी लाया। लेकिन नेपाल के रास्ते
मुंबई में फैसल ने सभी के रहने की व्यवस्था की। कुछ मुंबई के मलाड इलाके में रहने लगे तो कुछ बांद्रा, बोरीवली और मुंब्रा इस इलाके में। धमाके के लिए 20 किलोग्राम आरडीएक्स गुजरात में कांडला पोर्ट के रास्ते मुंबई लाया गया था, जबकि बड़ी तादाद में मुंबई से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा गया। इसके अलावा पाकिस्तान में बैठा आजम चीमा हवाला के जरिए मोहम्मद फैजल को रुपए भेजता था। कुछ पैसा सऊदी अरब से रिजवान डावरे और दुबई के राहिल अताउर रहमान शेख ने भी भेज दिए थे। इसके बाद 8 प्रेशर कुकर सांता क्रूज की 2 अलग अलग दुकानों से खरीदे गए और गोवंडी में शेख मोहम्मद अली के घर, जहां ये सब रुके हुए थे, वहां बम तैयार कर लिए गए। इसके बाद हर एक कुकर में 2-2.5 किलो आरडीएक्स और 3.5 से 4 किलो तक अमोनियम नाइट्रेट भरा गया। लोहे की कीलें भी भरी गईं और इसके बाद इनमें टाइमर लगाया गया। धमाके के दिन की कहानी बता देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देने वाले सादिक शेख नाम के आतंकी ने बताया, हम 5 लोग थे। हमने लोकल ट्रेनों को फर्स्ट क्लास पास पहले ही निकाल लिया था। इसके अलावा मुंबई ट्रेनों की टाइम टेबल भी हमारे पास थी। 11 जुलाई 2006 को हम पांचों ने सुबह 7 बजे कुकर्स में एक्सप्लोजिव भरा। दोपहर में 2 बजे हमने टाइमर में 4.5 घंटे का टाइमर सेट किया था। वजह यह थी कि शाम को ऑफिस से छूटने के बाद भीड़ ज़्यादा होती है। तकरीबन 4 बजे हम लोग निकले। हमने जो बम बनाए थे उन्हें हमने बैग में रखा था। सबसे पहले मैं एक बैग लेकर निकला। सिवड़ी से टैक्सी लेकर दादर और वहां से ट्रेन से चर्च गेट पहुंचा। फिर आतिफ, अबू राशिद, साजिद और डॉक्टर शाहनवाज बैग लेकर निकले। चर्च गेट पहुंचकर हमने ट्रेनों में बैग प्लांट कर दिए। पुलिस के मुताबिक 11 जुलाई 2006 यानी आज ही के दिन ये सभी आरोपी 7 गुटों में बटे। हर गुट में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी था। इन्होंने 7 ट्रेनों में जो बम प्लांट किए उनमें धमाके होने के वक्त में 2 मिनट का फासला रखा गया था, एक के बाद एक। 2 बातें और तय की गई थीं। एक कि जिन ट्रेनों में धमाके होने हैं उनके बीच में कम से कम 2 ट्रेनें और गुजरें, और दूसरा कि 7 धमाके 50 किलोमीटर के दायरे में करने हैं। पहला बम खार रोड सांता क्रूज वाली ट्रेन में, दूसरा बांद्रा खार रोड, तीसरा जोगेश्वरी, चौथा माहिम जंक्शन, 5वां मीरा रोड भयंदर, छठा माटुंगा माहिम जंक्शन और 7वां बोरीवली की ट्रेन में। बम रखने के बाद ये लोग अगले स्टेशनों पर उतर गए। इसके बाद पहला धमाका शाम के ठीक 6:23 पर हुआ था। ये ट्रेन थी खार रोड सांता क्रूज। टीवी मीडिया तक खबरें आई कि सिलेंडर फटा है, लेकिन कुछ ही मिनट बाद दूसरा बम धमाका हुआ बांद्रा खार रोड के बीच चलने वाली ट्रेन में। खबरें सुनाने और सुनने वाले लोग समझ गए कि ये कोई दुर्घटना नहीं है, सीरियल ब्लास्ट हैं जो पता नहीं कब रुकेंगे। लोगों को 1993 में हुए बम धमाके याद आ रहे थे। आधे घंटे से भी कम वक्त में 7 कुकर बम फट चुके थे। ब्लास्ट के बाद ट्रेनें रोक दी गईं। सुबह होते होते धमाकों में जान गंवाने वालों की गिनती शुरू हुई। माहिम में ट्रेन में 43, सांता क्रूज में 22, मीरा रोड भयंदर में 32, माटुंगा में 28, खार की ट्रेन में 9 और बोरीवली रेलवे स्टेशन की लोकल ट्रेन में हुए आखिरी धमाके में 26 लोग मारे गए थे, जबकि घायल होने वालों की तादाद 700 से ज़्यादा थी। माटुंगा रेलवे स्टेशन वाली ट्रेन में हुए ब्लास्ट में सलीम नाम का एक पाकिस्तानी आतंकी भी मारा गया, क्योंकि ये वक्त रहते ट्रेन से उतर नहीं पाया था। धमाकों के बाद अगले दिन मुंबई की पश्चिमी रेलवे पूरे 1 दिन के लिए बंद रही। ये मुंबई के इतिहास में पहली बार था। इस कायराना हमले के 3 दिन बाद लश्कर तैयबा की विंग लश्कर कहार ने धमाकों की जिम्मेदारी ली। इसकी तरफ से कहा गया कि गुजरात और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है हमने उसका बदला लिया है। एटीएस ने मुकदमे के दौरान कोर्ट में कहा कि लश्कर तैयबा और आईएसआई ने यह बम धमाके 2002 का बदला लेने के लिए मिलकर करवाए। एटीएस के मुताबिक आरोपियों का मानना था कि फर्स्ट क्लास में गुजराती ज़्यादा सफ़र करते हैं, इसलिए फर्स्ट क्लास को निशाना बनाया गया। धमाके के कुछ घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार ने केस एटीएस को सौंप दिया था। उस वक्त केपी रघुवंशी एटीएस चीफ थे, जबकि मुंबई के पुलिस कमिश्नर एएन राय थे। रघुवंशी ने मुंबई पुलिस के साथ मिलकर 7 टीमें बनाई, जिनमें सदाशिव पाटिल, सुनील देशमुख, दिनेश अग्रवाल, भीमराव राठौर, प्रसाद खांडेकर, अरविंद बोडकर, इकबाल शेख जैसे उस वक्त के सबसे काबिल ऑफिसर्स थे। एटीएस ने धमाकों के बाद मुंबई के अलग अलग हिस्सों से 300 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया था। धमाकों के मलबे से कुकर के हैंडल मिले थे, जिनके जरिए जल्द ही उन दुकानों का पता लग गया जहां से ये कुकर खरीदे गए थे। इसके बाद तफ्तीश एक एक करके सारी कड़ियां इसमें जुड़ती गईं। पहली गिरफ्तारी कमाल अंसारी की हुई और उसके बाद एक एक करके 12 आरोपी और पकड़े गए। 4 महीने 29 दिन तक चली जांच के बाद मामले में पहली चार्जशीट 30 नवंबर 2006 को
दायर की गई, जबकि पूरक चार्जशीट 9 अप्रैल 2007 को। सुनवाई के दौरान एटीएस की तरफ से करीब 200 गवाह और आरोपियों की तरफ से भी बचाव में करीब 50 गवाह लाए गए। लेकिन इतने गवाह किस लिए? कहा गया था कि इस केस में कई ऐसे लोगों को भी आरोपी बनाया गया था जिनका ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं था। गिरफ्तार हुए 13 आरोपियों की तरफ से कुछ मानवाधिकार संगठनों को पत्र लिखकर कहा गया कि पुलिस इस मामले में असली गुनहगारों को नहीं पकड़ सकी है और उनके साथ थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती जुर्म कबूल करवाया गया है। इसके बाद 11 सितंबर 2015 को मकोका कोर्ट के जज वाई.डी. शिंदे ने 13 में से 12 आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी अब्दुल वाहिद को अदालत ने बरी कर दिया था। 30 सितंबर 2015 को कोर्ट ने 5 आरोपियों को फांसी और 7 को आजीवन कैद की सजा सुनाई। फांसी की सजा पाने वालों में 41 साल का कमाल अहमद अंसारी बिहार के मधुबनी का रहने वाला था, जबकि मोहम्मद फैसल अताउर रहमान शेख मुंबई से, एहतशाम कुतुबुद्दीन सिद्दीकी ठाणे से, नवीद हुसैन खान सिकंदराबाद से और आसिफ जलगांव का रहने वाला था। इन सभी पर यूएपीए, मकोका और रेलवे एक्ट सहित आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमे चले थे। इन्हीं पांचों ने ट्रेनों में बम प्लांट किए थे। इनके अलावा तनवीर अहमद अंसारी ने बम प्लांट करने की पूरी प्लानिंग तैयार की थी। मोहम्मद मजीद, मोहम्मद शफी और शेख मोहम्मद अली आलम ने बम तैयार किए थे। मोहम्मद साजिद ने बमों के लिए सामान जुटाया था। इसके अलावा मरगब अंसारी, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख और ज़मीर अहमद शेख को भी कोर्ट ने धमाकों के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मामले में एटीएस ने सिमी के शामिल होने की भी बात कही थी, जबकि उस वक्त क्राइम ब्रांच चीफ रहे राकेश मारिया ने कहा था कि ये लोग इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े थे। फैसल और मुजम्मिल, जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी, उनके पिता अताउर रहमान ने मकोका कोर्ट के फैसले सुनाए जाने के बाद कहा था, ये जजमेंट नहीं बल्कि पॉलिटिकल डिसीजन है, फैक्ट्स कहाँ हैं? एटीएस ने अपनी खुद की कहानी बुनी है। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। साल 2015 से लेकर अब तक इसका कोई नतीजा नहीं आ सका। एक तरफ एनआईए की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाती रही और दूसरी तरफ आरोपियों के पक्ष से अपने बचाव में अपील। केस की जांच करने वाली कई एजेंसीज ने कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए थे, बचाव पक्ष ने उन्हें भी अपील का आधार बनाया। कुल मिलाकर धमाकों में मारे गए 189 लोगों के परिवारों को आज भी कोर्ट के फैसले और न्याय का इंतजार है। यह था आज का तारीख, आपके लिए लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।